नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। तो सुबह से ही हरियाणा में मतगणना की प्रक्रिया जारी है और एक एक सीट का अपडेट आपको बता रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं बुलेटिन का बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों पर मतगणना। नागौर में बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव आगे चल रहे हैं। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं अटेली से बीएसपी प्रत्याशी ठाकुर आगे चल रहे हैं। नांगल चौधरी से बीजेपी प्रत्याशी अभय यादव आगे चल रहे हैं। कालका से बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा 8000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कैथल से 8वें राउंड में आदित्य सुरजेवाला 9898 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं क्योंकि सुबह से ही मतगणना जारी है। 5 से 6 राउंड की अब लगभग मतगणना यहां पर हो चुकी है। तो एक एक पल में क्या क्या अपडेट आ रहा है, कौन सीट से कौन आगे चल रहा है, ये हर एक पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन एक नजर रुझानों पर भी डालेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर 90 सीटों के लिए मतगणना सुबह से ही जारी है। नारनौल से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश यादव वो आगे चल रहे हैं। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह आगे चल रहे हैं। अटेली से बीएसपी प्रत्याशी अथरवाल आगे चल रहे हैं। नांगल चौधरी से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मतगणना को लेकर के 90 सीटों पर मतगणना चल रही है। हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी मतगणना लगातार चल रही है। तो जिस तरीके से पल पल बदलते रुझान सामने आ रहे हैं उससे कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लगातार इस पर चर्चा करेंगे। एक लंबा पैनल मेहमानों का हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये अपडेट देखिए जो अभी अभी आया है। 90 सीटों की मतगणना लगातार जारी है। नारनौल से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और इसी के साथ ही जो है लगातार आपको हर एक सीट के अपडेट देंगे। संवाददाता भी लगातार हमारे जुड़ रहे थे और इस बीच हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। आपको हर एक पल की अपडेट देंगे, लंबी चर्चा इस पर करेंगे। ये तस्वीरें देखिए जहां मतगणना हो रही, लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी बनी हुई है। कहां क्या रुझान है, अभी लगभग अर्धशतक सीटों पर बीजेपी रुझान आगे बढ़ाती हुई अपनी दिख रही है। 50 सीटें ऐसी है, देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके डाटा दिखा रहे हैं। 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और कांग्रेस 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस यहां पर रुझान में आगे चलती हुई दिख रही है। तो हर एक सीट के हिसाब से अगर आपको बताएं तो कालका से शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। तकरीबन 8000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जो बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पंचकूला से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार पंचकूला से उनको टिकट दिया है। 2000 से ज्यादा वोटों से वो यहां पर आगे चल रहे हैं। शैली चौधरी 7000 से ज्यादा यानी तकरीबन 8000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार है शैली चौधरी। वहीं आपको बता दें कि निर्मल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अंबाला शहर से, तो यहां पर 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं वो। पूजा चौधरी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं मुलाना से, ये 9000 वोटों से यहां पर आगे चल रही है। तो 12 बजे का तकरीबन ये समय चल रहा है और ऐसे में इस तरीके के रुझान आना कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को जरूर झुठलाता है। और यही आपको बता दें कि अकरम खान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जगाधरी से, ये 15000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं घनश्याम दास यमुनानगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये यहां से 7500 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पल पल ये आंकड़ा बदल रहा है, कौन कहां से आगे है रेस में ये भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक नजर इन पर भी डालिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर आंकड़े आपको दिख रहे हैं, रुझानों के आंकड़े। 90 सीटों में से 50 सीटें ऐसी है जहां पर हरियाणा में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कांग्रेस 33 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है और अभी भी आम आदमी पार्टी, इनेलो और जेजेपी जो है खास यहां पर कुछ करते हुए यानी कुछ भी किसी भी सीट पर एक अच्छा आंकड़ा प्राप्त करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी भी 0-0 पर चल रहे हैं। लेकिन अन्य जो है इसमें जो है यहां पर कहीं ना कहीं अन्य के खाते में 7 सीटें ऐसी हैं जो रुझानों में आगे जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी और जेजेपी शामिल नहीं है। यानी अभी तक के रुझानों को अगर आंकड़ों में तब्दील माना जाता है तो इस हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी भी पार्टी को हुआ है तो वो जननायक जनता पार्टी को माना जा रहा है। कांग्रेस भी पिछले साल के हिसाब से बढ़त में देखी जा रही है यानी पिछले चुनाव के हिसाब से, और बीजेपी तो एक अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई यहां पर दिख रही है। हालांकि इस बीच कांग्रेस नेताओं के कई आरोपों भरे बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ अभी भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो उस बीच ये पल पल बदलता हुआ आंकड़ा कहीं ना कहीं जो है ये सोचने पर मजबूर करता है कि अभी भी कुछ समय का इंतजार जो है पार्टियों को करना होगा क्योंकि 12 बजे का लगभग समय है और ऐसे में तो इस बदलते पल पल के आंकड़े के बीच हम चर्चा शुरू करेंगे। अपनी एक लंबा पैनल मेहमानों का हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। बजरंग दास गर्ग जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदयवीर राणा जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक गहलोत जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता विधु रावल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल दीपक जी आपसे करना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है दीपक जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, जिस तरीके के रुझान दीपक जी आ रहे हैं, बीते दिनों हम जो चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस चर्चा को भी झुठला रहा है और एग्जिट पोल भी जो तमाम आए थे, पोल्स ऑफ पोल्स को भी झुठला रहा है। तो क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? पहले तो हरियाणा प्रदेश वासियों को एक नया जनमत के करके और एक अपनी सरकार चुनने के लिए बहुत बहुत सभी को बधाई। और सभी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, सभी पार्टियों ने अपना पूरा संघर्ष किया, पूरा तन मन धन से ताकत झोंकी, उसके लिए बहुत बहुत सभी बधाई के पात्र है। दूसरा, एग्जिट पोल्स की अगर बात करें ज्योति जी, तो एग्जिट पोल्स पिछले कुछ समय से लगातार झुठलाए जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत सारी कंपनियां खुल गई है जो एग्जिट जो लोगों से जाके सर्वे करती है और उनका आकलन लेके आती है। तो जिस सीट पे 1000 से अधिक सिर्फ 1000 के आसपास का वो सैंपल सर्वे लेती है और उसके आधार पे अपनी गणना तय कर लेती है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो ये क्योंकि कंपटीशन का दौर है कि सर्वे वाली कंपनीज में भी चल चुका है और हर सीट के ऊपर लगभग 2.25 लाख से 2.25 लाख के आसपास मतदाता रहते हैं। तो 1000 लोगों के सर्वे से किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल निर्धारण नहीं हो सकता। और जिस प्रदेश में जो जाति ज्यादा मार्शल होती है और जो जाति ज्यादा सक्रिय होती है, जो जाति ज्यादा प्रभुत्व रखती है, वो जब बोलते तो अन्य जातियां चुप हो जाती है। तो सर्वे करने के लिए और जो एग्जिट पोल्स में जो रिपोर्ट्स आती है, वो सिर्फ एक सवाल से वो एग्जिट पोल डिसाइड नहीं हो सकता। उसके लिए एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछनी पड़ती है और उसमें बहुत सारे इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं ताकि अगर कोई व्यक्ति झूठ भी बोल रहा है पहले 1-2 सवालों में, तो बाकी के निचले सवालों से उसके अंतर्मन को जाना जा सके। तो इस वजह से एग्जिट पोल्स थोड़े से गलत साबित होने शुरू हुए हैं। जैसे हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार दिखाई जा रही थी, अभी इसी वर्ष लोकसभा में भाजपा को 400 के नजदीक और 400 के पार दिखाया जा रहा था। तो एग्जिट पोल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार की अंधाधुंध दौड़ में सभी अपने एग्जिट पोल्स देने में लग जाते हैं, ज्यादा गहराई तक जाए बिना, ये एक सोचने का विषय है। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे फिर चर्चा करूंगी। बजरंग दास जी भी हमारे साथ बीच जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बजरंग जी, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल ज्योति जी। बजरंग जी, आप आश्वस्त दिख रहे थे जीत के लिए, हालांकि 12 बजे का समय है, लेकिन कुछ तस्वीरें तो अभी तक भी साफ हो जाती है। तो कहीं से कहीं तक अभी आपकी सरकार बनती हुई रुझानों के हिसाब से नहीं दिख रही है, क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए ज्योति जी, ये रुझान है, रिजल्ट नहीं है। अब भी लगभग 22 ऐसी सीटें हैं जो 100 वोट से लेके लगभग 2000 तक आगे पीछे चल रही है। अगर इस आपका सामने सुबह रुझान कांग्रेस के पक्ष में था और सारे पैनल कई दिन से लगातार 58, 60, 57, 59 सीट कांग्रेस की दिखा रहे थे। ये फिलहाल रुझान मानिए, रिजल्ट आना बाकी है। मान लो कई गढ़ ऐसा होता है जहां भारतीय जनता पार्टी का एरिया हो, वहां से बढ़त आ जाएगी। एक ही ऐसा वो होता है बूथ जहां कांग्रेस का गढ़ है, वो अब 2-3 हजार जीतते ही वो सीट वापस आ जाएगी। इसलिए काफी ऐसी बेल्टें हैं। जैसे आपने देखा, स्टार्टिंग जो बूथ चालू होते हैं वो शहर से चालू होते हैं। कोई भी आप चेक कर लीजिए, आप हरियाणा रिकॉर्ड देख लीजिए, जब वोटिंग का जो वो बनते हैं, पॉइंट बनते हैं, जो जिसको बोलते हैं, आप अभी इसके 10 सेक्टर में बांट दिया, 12 में बांट दिया, 14 बांट दिया, तो पहला जो नंबर 1 जो खुलता है बक्सा, तो वो शहर से खुलता है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहले शहर की गिनती शुरू होती है, उसके बाद गांव की गिनती शुरू होती है। मैं मानता हूं शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक रहा, मगर गांवों में लोगों में खासी नाराजगी थी, इसमें कोई दो राय। इस करके ये भी हम जल्दबाजी है, हम कहें भी कहीं तो 5 राउंड है, कहीं 6 है, कहीं 7 है, कहीं 8 खुले हैं, कहीं 10 खुले हैं। ये भी आधे राउंड बाकी है। जो 2 लाख से ज्यादा लगभग हर स्टेशन के ऊपर वोट है। कई जगह मतलब 2.25 लाख से ऊपर ही हर विधानसभा में, कहीं तो 3-4 लाख भी वोट हैं। हम इतनी जल्दी कहना कि कांग्रेस पार्टी आपको जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें डाउन आ गई, भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई। आपने पीछे भी रिजल्ट देखा था हिमाचल में क्या हुआ। हिमाचल में
हमेशा लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे थी। आखिरी समय के अंदर जो 2 राउंड बचे, 2 राउंड में वो पिछड़ गई, कांग्रेस आगे आ गई। मुझे आज भी यही उम्मीद है जो आखिरी जो राउंड आएंगे, 5 राउंड आखिरी है, वो सारे ग्रामीण बेल्ट होगा। और अच्छा, तो आप ये तो मान रहे हैं ना बजरंग जी, आप ये तो मान रहे हैं कि कहीं तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, चाहे शहरों में ही सही। मैं मानता हूं, अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी आपके रुझान में आगे क्यों होती, भारतीय जनता पार्टी टक्कर में क्यों आती। हमने हमेशा यही बात कहा, आमने सामने की लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई। बाकी पार्टियों का तो हमने पहले भी सवाल कर दिया था कि ये बाकी पार्टियां फाइट में कम है। फाइट में हर एक आदमी कोशिश करता है, अनिलो भी कोशिश करती थी, जेजेपी भी करती थी, आप पार्टी भी करती है, करनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव है, मगर सीधी टक्कर जो थी भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की थी, और इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। हर जगह जो भारतीय जनता पार्टी नाम लेता था तो कैंडिडेट था, तो प्रधानमंत्री जी आए या कोई योगी जी आए, हरियाणा जो भी नेता आया उसने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया और सीधे तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी जो शासन देती थी वो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार थी, उसका जो निकम्मापन थी वो गिनाती थी। किसानों के साथ कैसे जाती हुई, किसान 750 शहीद हो गए, किसानों को लाठी से पीटा गया, सड़कें खोद दी गई, ट्रैक्टर के टायर फोड़ दिए गए, जहां तक था दलितों के साथ जाती। लेकिन इन बातों का, इन आपकी किसी भी बात का असर पड़ता हो तो अभी तक के रुझानों में नहीं दिख रहा है। ऐसी बात नहीं, असर है, ना की बात नहीं, कैसे असर है। असर होता तो कहा पिछली बार 40 पे थी बीजेपी, अभी तक के रुझानों के हिसाब से 50 के करीब दिख रही है। इसका एक रीजन है, टीवी में जल्दबाजी कुछ बोलना नहीं चाहता, थोड़ा रिजल्ट पूरा आ जाने दीजिए, फिर मैं आपको स्पष्ट करूंगा कहा क्या गड़बड़ रही। आप एक चीज और है, कांग्रेस में खूबी है। किसकी तरफ से? आपकी तरफ से, बीजेपी वालों की तरफ से? नहीं, देखो बीजेपी वाले अलग सिस्टम है, कांग्रेस का सिस्टम अलग है। कांग्रेस के अंदर कैंडिडेट जो हमारे थे 2500 से ज्यादा कैंडिडेटों ने फार्म भरे, आपके सामने है। मिली 90 को थी, 90 को टिकट मिलने के बाद ये समझ लो आप हमारे 2400 कुछ कैंडिडेट है, 2550 ज्यादा ने भरी, तो कुछ लोग उदास हो गए भी हमने मेहनत की टिकट नहीं मिली। एक हमारा ये नुकसान भी मैं खुद मान रहा हूं इसमें हुआ है। जो कैंडिडेट और लोग थे वो चुप बैठ गए, उन्होंने काम नहीं किया, इस बात की दिक्कत हमें आई है, इस बात से मैं इंकार नहीं करता। अगर सारे लोग एकजुट होकर एक प्रत्याशी के लिए काम करते तो आज 70 की पार कांग्रेस होती, इसमें कोई मुकाबला नहीं। सुबह आप कह रहे थे कि कांग्रेस 70 पार जाएगी, अभी आप कह रहे होती, मतलब आपका मनोबल ये माने कि थोड़ा थोड़ा टूटने लगा है अब। खैर मैं आपसे और चर्चा करूंगी, मैं बजरंग जी और चर्चा करूंगी क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ हैं। तो इसी बीच विधु रावल जी, प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधु जी मेरी आवाज आ रही है? फिर मैं बजरंग जी आपके पास आऊंगी। जी मैं खूब अच्छे से सुन पा रहा हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है आप? चलिए ठीक, बिल्कुल आ रही है। विधु जी बहुत स्वागत है आपका। रुझानों के हिसाब से तीसरी बार बीजेपी आती हुई प्रदेश में दिख रही है, हालांकि इसके लिए इंतजार थोड़ा सा और करना होगा, ये सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी तक की टिप्पणी आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम इंतजार करना चाहेंगे जब तक आखिरी वोट जो है गिनती हो जाए, आखिरी वोट की। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप जो है तीसरी बार फिर से जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्रेम और स्नेह से सरकार बनाती हुई दिख रही है। हम शुरू से कह रहे थे कि हम एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ जीतने वाले हैं, और आज हम सामने नतीजे हैं। बहुत ज्यादा मुंह खोलकर बड़बोलेपन जो कांग्रेस पार्टी में रहता है, जिस प्रकार से हरियाणा को लगातार जलाने का इन लोगों ने काम किया, क्योंकि सत्ता से बेदखल थे, क्योंकि हाथ पे कुछ लग नहीं रहा था, मलाई चाट नहीं पा रहे थे। इस कारण से जिस प्रकार से हरियाणा को लगातार जो है इन्होंने अस्थिर किया, लगातार हरियाणवियों का नुकसान किया, उसका भी बदला हरियाणवियों ने जो है कांग्रेस पार्टी से ले लिया है।
निश्चित तौर पर अब कांग्रेस पार्टी जो है, आपके यहां पर सुन रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर उन 2400 कुछ कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे जिनके साथ इन लोगों ने धोखा किया। 12 तारीख जो आखिरी दिन थी नॉमिनेशन की, उसके नॉमिनेशन खत्म होने के चंद घंटों पहले तक भी कैंडिडेट नाम के घोषित नहीं किए, और कुछ कैंडिडेट्स ने तो टीवी पर आकर बताया कि रात को 12 बजे तक भूपेंद्र हुड्डा हमें आश्वस्त करवा रहे थे कि टिकट तुम्हारी है, और अगले दिन उनको इतना भी समय नहीं दिया कि वो बेचारे जाकर चुनाव लड़ पाते। ये तो बहानेबाजी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बना दी। अभी कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को ईवीएम को बदनाम करना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने इसको शुरू कर दिया, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत की है उन्होंने, अभी पता चला। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का उत्कृष्ट उदाहरण है। हरियाणा की जनता की आवाज ना सुनना, दबंग लठैतों के दम पर सोचना कि हम हरियाणा पर कब्जा कर लेंगे। नहीं साहब, हरियाणा उतना ही गरीब आदमी का है जितना आपके दबंग लठैतों का है। जिस प्रकार से आप आतंकित कर रहे थे हरियाणा को कि कांग्रेस आ रही है, उस कांग्रेस आ रही है से हरियाणा आतंकित हुआ, और याद आया कि किस प्रकार से नौकरियों में पर्ची खर्ची और बंदर बांट आप लोग किया करते थे। फिर आपने चुनाव कैंपेन के अंदर इसी बात को कहा कि हम सुधरे नहीं हैं, हम 2014 से पहले वाले ही लोग हैं। जो लोग नौकरियों में बंदर बांट करते थे, इनके प्रत्याशियों ने एक के बाद एक कहा 50 वोट लाओ, एक नौकरी ले जाओ। ये स्कीम खोल दी, ये खटाखट योजना जो राहुल गांधी से शुरू होती है, इस प्रकार की योजनाओं को हरियाणा की जनता में बीच में डाल दिया। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री बनाने के लिए हरियाणा के अंदर आए थे, तो हम तो कहते ही थे जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां हुआ बंटाघाट। आज नवरात्रे के पावन अवसर पर मंगलवार के दिन मां कात्यायनी के आशीर्वाद से हरियाणा की जनता ने जो है अपना मत दिया है। उसकी मत की आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, इटली के आकाओं तक पहुंचनी चाहिए, जो भारत को विदेश में भी जाकर कमजोर करते हैं, जो भारत को जाति और पार्टी के नाम पर बांटना चाहते हैं, जिन्होंने घोषित किया कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अब जातिगत विभाजन रह गया, भारत का जातिगत गणना रह गई है, अपनी जाति बताते नहीं है, और किस प्रकार से कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो आरक्षण को भी खा जाएंगे। इन सब से जो है देश की जनता ने वोट की चोट देकर बड़े शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेसी स्टाइल में नकली आदमी खड़े कर कर, लठैत खड़े कर कर, किसानों की ठेकेदारी देकर, पहलवानों की ठेकेदारी देकर और देश के नौजवान, देश के सैनिकों की ठेकेदारी देकर जो सड़क पर ये उद्यम काटते थे, उस तरीके से नहीं। असल तरीका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सुझाया था, जो देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सुझाया था, जो महात्मा गांधी का रास्ता है, तो वोट की चोट से कांग्रेस के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। मुझे लगता है इस तमाचे की गूंज जो है राहुल गांधी को जरूर सुननी चाहिए, जो फुदक फुदक कर जो है 99 सीट लेने के बाद ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे उनकी 599 सीट आ गई है। आज पूरे देश के अंदर हरियाणा ने यह संदेश दिया, हरियाणा वैसे भी अग्रणी रहा है, यह संदेश देश भर में जा रहा है। और ये देश भर में जो संदेश जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी वाले जो बहरे लोग हैं, जो सुनते केवल राहुल गांधी की है, उन्हें अब जनता की भी आवाज सुननी शुरू करनी पड़ेगी और सुनना पड़ेगा कि जनता तैयार नहीं आतंकित होने के लिए। मैं खत्म कर रहा हूं, चलिए ठीक। इनके ये आज कांग्रेस, मैं खत्म कर रहा हूं ज्योति जी, मैं ये कहकर खत्म करना चाह रहा हूं। इनके कैंडिडेट्स ने क्या कुछ नहीं कहा। इनके मेवात के कैंडिडेट मामन खान, जो कि विधायक भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जीत गई तो हिंदुओं को चुन चुनकर बाहर निकाल देंगे। याद है ना ये बात। अब जो है सामने अब देख रहे हैं कि कांग्रेस केवल जो है कुछ एक क्षेत्र की, एक वर्ग विशेष की और एक उन्माद करने वाले लोगों की ही केवल पार्टी रह गई है। कांग्रेस को और कोई चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। फिलहाल जो है रुझान और नतीजे जो सामने आ रहे हैं और एक के बाद जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, ये बताती है कि बुरी कांग्रेस, काले कर्म वाली कांग्रेस हरियाणा को बर्दाश्त नहीं है। चलिए ठीक है विदु जी, आपकी बात को मैं समझ रही हूँ, लेकिन एक बड़ी राहत की बात बीजेपी के लिए यह है कि हमारे डिबेट में अभी जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि शहरों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के काम को शहरों में ही सही, कम से कम सही देखा है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया बाद में लूंगी, क्योंकि और भी मेहमान हमारे बीच है। उदयवीर जी इस बीच हमारे बीच बने हुए हैं, इनेलो प्रवक्ता। उदयवीर जी, दावा आप भी बहुत कर रहे थे दलित वर्ग का, कमेरे वर्ग का, एक गठबंधन जो तैयार हुआ है उसके लिए हम बड़ा विकल्प हैं, लेकिन अभी तक के रुझान कुछ इस तरीके का बताते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या टिप्पणी करेंगे?
उदयवीर जी, शायद आप म्यूट हैं, एक बार ऑडियो देख लीजिए अपना। उदयवीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था जी, दावा हम कर नहीं रहे थे, दावा हम अब भी कर रहे हैं। और अभी तो जो राउंड है वो 5 या 6 राउंड तक चले हैं। अभी ये 15-15, 16-16 राउंड तक चलेंगे। कभी कहीं जैसे कि कहा गया, कभी शहरों का खुला, बसपा पर जो आईएनएलडी पार्टी है वो गांवों की पार्टी है, देहात की पार्टी है। आप अभी घूम के आने दीजिए। और मैं कहना चाहूंगा विदु रावल जी को, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई ज्यादा खुश ना हो, ये नहीं पता किसके पैर पकड़ने पड़ जाए सरकार बनाने के लिए। क्या पिछली बार इन्होंने दुष्यंत चौटाला के पैर पकड़े थे, इस बार क्या पता किसके पकड़ने पड़ जाए। तो अगर जनता बीजेपी को सहराती कि बीजेपी को करती, तो यहाँ पे बीजेपी का जो आईएनएलडी का रिकॉर्ड था 87 सीटों का, वो तोड़ के दिखाती, जो पहले रिकॉर्ड रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी ने इतनी सीटें नहीं ली है। और अभी भी ये सिर्फ रुझाव है, और आप रुझाव देख सकते हो, अभी 46 पे पहुंच गई है बीजेपी और धीरे धीरे घटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि अभी खेल बाकी है, और एक अभी लंबा खेल बाकी है जी। आपने जो कहा पता नहीं किसके पैर पकड़ने पड़ जाए, आप अपनी बात खत्म कीजिएगा, मैं आपको समय दूंगी अभी। और आपने कहा कि पता नहीं किसके पैर पकड़ने पड़ जाए, तो इस बयान से क्या ये भी माने कि आप इतना तो मान ही रहे हैं कि गठबंधन में ही सही बीजेपी की सरकार आएगी फिर से? नहीं, गठबंधन में कांग्रेस की सरकार भी आ सकती है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी कहता हूं, आप इतना निराश मत होइए कि आपकी तरफ भी सबका झुकाव है और ना कि सिर्फ बीजेपी की। हम थोड़ा सा बस रिजल्ट को वेट कर रहे हैं कि भाई 3 बजे तक थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, हमारी सीटें और क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखती जाइए, यहाँ पे किसी भी एक पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने नहीं वाली है। तो आप इस बात को मान रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अन्य लोगों की, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? अभी तक आप कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, हो सकता है किसी के साथ भी जाना पड़े। ऐसा जी, देखो, जो सरकार बनाएगा, जो हमारे पास आएगा सरकार बनाने के लिए, हम उसके साथ जाएंगे तो हमारी सरकार तो बनेगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों पार्टियों को मैं क्या ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा सुबह से ही कांग्रेस दफ्तर में लड्डू बंटने लग गए थे, तो वो तो शुरू के एक बूथ खुला तो रुझाव आए तो उन्होंने लड्डू बांट दिए। अब 3-4 बूथ खुले तो जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, वो पता नहीं देश की बात कर रहे हैं, हरियाणा को छोड़ के देश पे पहुंच गए हैं। मैं कह रहा हूं अभी आप ना सिर्फ ये इलेक्शन एक स्टेट में, ये 2 स्टेटों में इलेक्शन है। बाकी आप हरियाणा के प्रवक्ता हैं, हरियाणा की बात कीजिए, हरियाणा के समूह की बात कीजिए, आपकी सीटें घटती जा रही हैं जितनी आपकी दिखाई थी रुझावों में। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं यही कहना चाहता हूं कभी क्या पता किससे गठबंधन करना पड़ जाए। ये राजनीति है, राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन। नहीं, आज तो ज्यादा ही कहना पड़ेगा, आज शाम तक यही चलेगा, तो आज तो ज्यादा ही कहना पड़ेगा। खैर, मैं फिर भी लौटूंगी आपके पास। और दीपक जी, एक और छोटा सा बयान आपसे लेना चाहेंगे। अपने भी जो है थोड़ा सा मजबूत दिख रहे हैं। हालांकि इनेलो ये मान चुकी है अब कि हो सकता है गठबंधन में सरकार बनानी पड़े किसी को हमारे साथ। बीजेपी, अब कांग्रेस भी झुक गई है कि भाई शहरों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी बहुत आत्मविश्वास में दिख रही है। लेकिन अभी तक के रुझानों के हिसाब से आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सबसे बड़ा नुकसान हम देख पा रहे हैं वो जेजेपी का ही देख पा रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जेजेपी एक समय के हिसाब से निकली हुई पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोकदल से निकली हुई पार्टी थी। पिछली बार जो कैंडिडेट जेजेपी के जीते थे, दुष्यंत चौटाला को छोड़ के और एक नैना चौटाला को छोड़ के सभी कैंडिडेट वो थे जो दूसरी पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट थे। जैसे देवेंद्र कात्यायन जी इस बार गन्नौर से आगे चल रहे हैं, वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दी तो निर्दलीय लड़ ली। अगर उनको किसी कोई पार्टी ऐसे उभर रही होती तो उसका सहारा ले लेते तो वो उसकी कैंडिडेट होते। देवेंद्र बबली हुआ, राम गौतम जी, तो सभी जो कैंडिडेट उनके जीते थे वो उन पार्टी के कैंडिडेट थे जो जिनको टिकट नहीं मिली थी और वो जेजेपी से जाकर चुनाव लड़ लिए थे। इस बार जेजेपी की हवा इतनी ज्यादा खराब थी, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला भी जेजेपी के प्रवक्ता है नहीं तो उनके बारे में ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। मिस्टर 10% की उनकी एक इमेज बन चुकी थी हरियाणा में, लोग कहने शुरू कर देते कि दुष्यंत चौटाला तो मिस्टर 10% है। तो उस प्रकार की इमेज के साथ में जाना उनके लिए ठीक नहीं था। और दूसरी हार उन्होंने अपनी खिलाफ जो लहर थी वो तभी स्वीकार कर ली थी जब नैना चौटाला ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अपनी जिस सीट से वो पिछली बार जीती थी उस सीट को छोड़ दिया था। डबवाली से उन्होंने
नैना चौटाला जी को उनकी पुरानी सीट डबाड़ी में भी नहीं भेजे, वहां में भी दिग्विजय चौटाला को भेज दिया था। तो इस प्रकार से, और अभी मैंने सुना कि दुष्यंत चौटाला जी खुद 6ठे नंबर पे चल रहे हैं। तो लोगों का एक गुस्सा था, जिस प्रकार से हरियाणा के लोगों का ऐसा कहते हैं अपनी तानाशाही चलाई, जिस पार्टी के खिलाफ वोट मांग के वो जीत के आए थे, उसी के साथ वो चले गए, तो उस चीज का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। बाकी मैं कहना चाहता हूँ, अभी जैसे बजरंग दास जी कह रहे थे, तो बजरंग दास जी बहुत ठीक तरीके से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जहां पे उनकी कमियां थी उनको स्वीकार किया, और 3 उसके बाद मुख्य कमियों को वो भूल रहे हैं, और एक पॉइंट उन्होंने आज भी गलत पकड़ा हुआ, वो भी मैं मेंशन करना चाहूंगा। हरियाणा में 10 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाहे कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बना, उसको संगठन नहीं बनाने दिया, कोई जिलाध्यक्ष नहीं बना, कोई स्टेट बॉडी नहीं बनी, कोई इकाई नहीं बनने दी, किसी को कुछ काम नहीं करने दिया गया। दूसरा पॉइंट, किसान आंदोलन। मैंने पहले भी जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी मैंने राकेश टिकैत को चैलेंज किया था, लाइव टीवी के ऊपर चैलेंज किया था कि आज तो ये हट चुके हैं तीनों कानून, लेकिन आज भी आप मुझे उन तीनों कानूनों में कोई कमी बता दें। मैं बजरंग दास जी को बोलता हूं कि आप मुझे आज उन तीनों कानूनों में कोई कमी बता दो फैक्टफुल्ली, ऐसी कई हुई बातें मैंने फैक्टफुल्ली कागज दिखा के कि ये ऐसे ऐसे है, तो मैं मान जाऊं। जिस प्रकार से पंजाब से लोग आए और उन्होंने यहाँ पे हरियाणा के लोगों के, कुछ लोगों के, पार्टी के सपोर्टर्स को लेके पूरे हरियाणा को डिस्टर्ब किया, और तो उससे लोगों के मन में एक रोष था। इस चीज के ऊपर आपको देखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इनएक्सपीरियंस लोगों को आप लोगों ने उतारा। मैं पर्सनली 5 से 6 कांग्रेस कैंडिडेट्स को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, जिनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी गांवों और सभी वार्डों के नाम नहीं पता थे, उनको टिकट दे दी गई। वो क्या चुनाव लड़ेंगे? उनको यही नहीं पता था कि गांव पे कौन लोग, कौन से गांव का ही नाम नहीं पता था, सरपंचों के नाम तुमको क्या पता होंगे? उनको यही नहीं पता था कि मेरा वार्ड कहां तक है। अभी दादरी में हुआ कि कांग्रेस प्रत्याशी बाढ़ हल्के में जाके प्रचार करने के लिए घुस गई। तो इस प्रकार से चीजें नहीं होती, तो इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, जिन चीजों के लिए आपने बीजेपी को पिछले कुछ वर्षों में कोसा कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो उसी प्रकार से आप लोगों ने भी इस बार हुड्डा सरकार, तो कांग्रेस सरकार, आपने तो कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, हुड्डा के आगे आप लोग नतमस्तक हो गए कि कुमारी शैलजा ने जिस प्रकार से कुछ कैंडिडेट्स का, उनके सिलेक्टिव कैंडिडेट्स के आपने पत्ते फाड़ दिए, उनकी जो टिकट जो क्षेत्र में बोल के जिनको टिकट को काट दिया। किस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कुमारी शैलजा तो इतनी सीनियर लीडर है, उनके बारे में जो बयान दिए, तो लोग सब समझ रहे थे। आप लोगों को बहुत गहरे मंथन की आवश्यकता है। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, उदयवीर जी का भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, उनको देख के मेरे को बड़ी सीख मिलती है कि बुरे वक्त में भी व्यक्ति को अपना साहस बनाए रखना चाहिए। जैसे वो सोच रहे हैं, एक ही सीट पे आके चल रहे हैं, पार्टी सुप्रीमो पिछड़े हुए 7-8 हजार वोटों से, अच्छी बात है। ये कॉन्फिडेंस सीखना चाहिए लोगों को। तो बजरंग दास जी, आप लोगों को गहरे मंथन की आवश्यकता है। और बीजेपी की नीतियों के ऊपर जनता ने अगर इसी प्रकार के रुझान बने रहते तो मोहर लगा दी है, और रुझान नहीं भी बनते हैं, मेजोरिटी से 2-4 अंक पीछे भी हो जाती है बीजेपी, तो भी ये मान लेना चाहिए कि जिस बीजेपी को 15 से 20 सीटों पे समेटा जा रहा था, वो आज इस स्थिति में खड़ी है कि अपनी खुद की स्वयं सरकार बना रही है। चलिए, तो लोगों ने उनकी नीतियों पे मोहर लगाई है, और जिस प्रकार से काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। सरकार रहते रहते मुख्यमंत्री बदला। मैंने कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ताओं से पिछली डिबेट से पूछा था कि आपने मुख्यमंत्री क्यों बदला, वो जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मैं कहता हूं इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं, अपनी सरकार रहते रहते मुख्यमंत्री को बदलना और फिर नया मुख्यमंत्री देना। चलिए, तीनों पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां आपने की। मैं विधु रावल जी के पास जाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बजरंग दास जी आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, बड़े बड़े पॉइंट बताए उन्होंने, चाहे सरकार बने ना बने, लेकिन कुछ कमियां तो आपके अंदर हैं जो आपको वाकई में, आप बताते हैं कि बीजेपी की कमियां की, लेकिन खुद के अंदर, पार्टी के अंदर वही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको सोचनी चाहिए। देखिए ज्योति जी, विधु रावल जी की बात का जवाब भी साथ ही दीजिएगा। मैं सबका ही साथ जवाब दूंगा, विधु रावल जी का दूंगा, दीपक जी का भी दूंगा। मैं कह रहा हूं पार्टी के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, और हमारे सारे योद्धाओं ने मजबूती से हरियाणा में चुनाव लड़ा। और मैं कहता हूं ये आज भी रुझान है, देखना ये रुझान पलटी खाएंगे। मैंने ये भी बताया अनेकों ऐसी सीटें हैं जो 100 वोट से लेके 2000 तक आगे पीछे चल रही है। और जहां कई हमेशा सिस्टम होता है
किसी का कोई एरिया होता है, किसी का कोई एरिया होता है, किसी का अपना एरिया खुल गया भारतीय जनता पार्टी का, वो आगे आ गया। जब कांग्रेस का एरिया खुलेगा तो आप समझोगे भारतीय जनता पार्टी डाउन आ गई। स्टार्टिंग का रुझान देखा हमारे, हम चेम्बन पे भी आगे आए स्टार्टिंग के अंदर, अरे आप भारतीय जनता पार्टी चेम्बन, तो आज हम कम में, आज रुझान आपका कांग्रेस पार्टी कम में और बीजेपी आगे है। ये रुझान चेंज होते देर नहीं लगती। मैंने आपने हिमाचल का भी उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश में तो ऐसे था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही थी, स्टार्टिंग से आगे चल रही, आखिर विश्वास आ गई, भारतीय जनता पार्टी आ गई। वही स्थिति मुझे उम्मीद है वही दोहराई जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। और मेरे साथी दीपक जी ने एक बड़ी अच्छा सवाल किया कि बजरंग जी जवाब दे, 3 कृषि कानून में क्या शामिल है। मैं एक पॉइंट लगाता हूं 3 कृषि कानून के। 3 कृषि कानून में क्या था, कोई भी बड़ी कंपनी वाला, कोई भी बड़े बड़े एम्पायर अपनी प्राइवेट अनाज मंडी बना सकता है। ये कानून लेके आई, वो आज भी है। उसमें क्या है, प्राइवेट, आप नोट कर लीजिएगा। प्राइवेट मंडी के अंदर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। सरकार ने हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बनाया, सरकारी मंडी बनाई, 2 अरबों रुपए आरटीओ ने लगा रखा है। किसान मंडी के अंदर फसल लेके आता है, अपनी फसल बेचकर पैसे ले जाता है। जब आप पूछता हूं मंडी के बाहर, तो कोई प्रकार टैक्स नहीं, मंडी गेट के बाहर भी अगर फसल बेचोगे कोई टैक्स नहीं, मंडी के अंदर एंट्री करते ही उस पर टैक्स लगेगा, तो सरकारी मंडी ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगी। दूसरी बात, किसान की फसल कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी वाले उससे एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आपकी फसल जो पैदा हो रही है कितना माल पैदा होगा, इस रेट में एडवांस एग्रीमेंट कर सकता है और लेके उसको माल को औने पौने दाम में लेके बाद में ज्यादा बेच देगा। तीसरी बात क्या है, मेन बात किसान के नुकसान के लिए, मैं आपको भेज दूंगा पूरा 3 किस्ती काटूंगा, वसुंधरा साहब भेज दूंगा आपके पास। 3-4 पॉइंट आपने गिना दिए, इतने इनफ होंगे दीपक जी को टिप्पणी करने के लिए, मैं समझ गई। मेन पॉइंट ले लीजिए आप, मेन पॉइंट। एक मेन पॉइंट क्या है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी के एम्पायर किसान की जमीन ठेके पे ले सकता है, ठेके पे ले ली, ठेके के बाद एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के ब्याज के ऊपर वो जो ठेके लेने वाला जो होगा बैंक से लोन ले सकता है, और वो बैंक का लोन ना भरे तो जमीन किसकी, तो उसकी ऑक्शन होगी। आप ये बताइए, ये नियम था कभी था? मैंने मान लो लोन ले लिया 100 करोड़ रुपए का, और दीपक जी ने उस लोन के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी प्लस करवा दी, और मैं लोन नहीं भरूंगा तो प्रॉपर्टी दीपक जी की जाएगी। ये बात कब आत्महत्या की जरूरत नहीं है। दीपक जी बहुत विस्तार से उसका टिप्पणी करेंगे, लेकिन बजरंग जी सुनिए, कांग्रेस को पसंद आए नहीं आए, लेकिन रुझान अभी तक तो यही बता रहे हैं कि लोगों पर तो कुछ खासा असर इसका पड़ा नहीं है। बजरंग जी, मैं आड़ती हूँ, आड़ती, मुझे एक एक चीज समस्या का, किसान का, आड़ती का, चलिए ठीक है। समय क्योंकि फिर लिमिटेड होता है, तो सभी के पास एक बार मैं फिर से चले जाऊं। बजरंग जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास, मैं फिर लौटूंगी। विधु रावल जी अगर मुझे सुन रहे हो तो एक बार मुझे बता दें। विधु जी आवाज पहुंच पाती? जी मैं सुन रहा हूँ, खूब अच्छे से सुन रहा हूँ, बजरंग जी को भी सुन रहा था। बजरंग जी लौटेंगे आपके पास। सुनिए, थोड़ा समय की पाबंदी होती है, समय एक ही को सुने तो लोग भी एक ही व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक सुनना पसंद नहीं करते। एक बार मैं विधु जी के पास चले जाऊं। विधु जी देखिए, ये कहना है विपक्षियों का सीधे सीधे, अभी इनेलो को ये लग रहा है कि सरकार भले न बने लेकिन आपको पैर पकड़ने की जरूरत उनकी पड़ सकती है। ये बड़ा गलत स्टेटमेंट दिया है इनेलो के प्रवक्ता ने। मैं इनेलो के और जो स्थापित प्रवक्ता हैं उनके साथ सुबह से डिबेट में हूं। ऐसा बड़ बोला प्रवक्ता इनेलो के पास नहीं है। इनेलो के प्रवक्ता आमतौर पर शालीन होते हैं। इस प्रकार के प्रवक्ता जो है, मुझे लगता है कि शायद वो बौखला गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने उनके साथ भद्दी भद्दी बातें कही, कांग्रेस ने उनको वोट कटुआ कहा, कांग्रेस ने उनके खिलाफ अंतिम समय तक वोट मांगा। अंतिम समय में जब वोट डल भी गए तो अभी भूपेंद्र हुड्डा का निशाना जो है इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टियां थी, कांग्रेस उनको नहीं करने। लेकिन इस प्रकार का उदय भानजी का मुझे इस प्रकार से संबोधित करना मुझे अजीब सा लगा। खैर, हो सकता है कि चुनाव के नतीजे, उनके परिणाम जो आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं,
उनके अनुरूप नहीं हो तो कई बार बौखलाहट जो है दिमाग पर असर कर जाती है, इसलिए शायद उन्होंने कटु बात कही। लेकिन जहां तक बात अभी मैं सुन रहा था 3 कृषि कानूनों के बारे में, अभी पहले दीपक जी ने कुछ कहा और उसका जवाब में जो है बाद में ठेका कर सकती है। अब तीनों कृषि कानूनों को वापस हुए 3 साल से अधिक हो गया। आज मुझे उस कानून कोई ठेका लेने से रोकता हो। 1987 और 89 से पंजाब के अंदर पेप्सी को से लेकर चिप्स बनाने वाले अंकल चिप्स जो है ठेका कर रहे हैं। हमने तो ये कहा था कि नियमावली होनी चाहिए। किसान के साथ फ्रॉड होता है ये जब कंपनियां आती हैं और अपनी मनमर्जी से अपनी मनमर्जी के नियम बनाकर ठेका कर देती हैं। मुझे हिंदुस्तान का वो कानून बताओ इन 3 कृषि कानूनों के जाने के बाद जो इन कंपनियों को आज रोकते हो। कोई नहीं रोकता, उल्टा किसान को जो कवच देने का प्रयास सरकार ने किया था वो इन्होंने अपनी जिद में अपने नीतियों के कारण और मुझे लगता है बड़ी कंपनियों से पैसा खाकर इन लोगों ने वो कवच हटवा दिया किसान से। वो नियमावली बनी थी कि किसान तो जो है जाकर कोर्ट तक भी जा सकता है, लेकिन बड़ी कंपनी वाले को एसडीएम जो फैसला करेगा वो मानना पड़ेगा। ये एक तरफा जो है मामला कहीं ना कहीं गेम जो है किसान के हाथ में डाली थी। तीसरा इन्होंने एक और झूठ बोला। इन्होंने कहा कि किसान की जमीन पर कोई जो है लोन ले सकती है बड़ी कंपनियां। बिल्कुल गलत है। तीनों कृषि कानून, तीसरे का तो जिक्र ही नहीं कर पाए। खैर, तीसरा भंडारण कानून था, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं कभी समय मिला तो, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि जो एसेट है, एसेट के ऊपर लोन देने की कहीं पर भी कृषि कानून में व्यवस्था नहीं थी। उल्टा यह कहा गया कि अगर किसी ने कोई लोन लिया भी है तो वो अपने बनाए हुए यानी शेड्स वगैरह जो है, जो सामग्री वो बनाते हैं, उन पर ले सकते हैं। और वो भी अगर जो तय सीमा है किसान के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है उस सीमा तक अगर वो कंपनी नहीं हटाती तो कब्जा तो छोड़ो, जो उनका मटेरियल है यानी वो शेड्स हैं जो लाखों और करोड़ों के बनते हैं वो भी किसान के हो जाएंगे। ये कृषि कानून में लिखा हुआ था, लेकिन तब भी आपने नहीं सुनी, तब भी आपने देश को गुमराह किया। आज फिर आप वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। भंडारण का तीसरा कानून था जो किसान को आजादी देता था। अब मेरे घर में पैदा हुई अनाज मैं चाहे कितना ही रख लूं अपने घर में, नेचुरल जस्टिस तो यही कहता है, लेकिन आज देश का कानून ये नहीं कहता। आज देश का कानून कहता है कि मैं अपने खाने और अपने परिवार के खाने से अधिक किसान जो है अपना खुद का पैदा किया हुआ अनाज अपने घर में नहीं रख सकता। हमने ये सीमा हटाई थी। हमने कहा था लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस केवल बड़ी कंपनियां लेती थी। आज फिर से लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ गई। भंडारण का कानून ये कहता था बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति कितना ही भंडारण कर सकता है। अब लाइसेंस लेने में क्या बड़ी कंपनियों को दिक्कत होती है? क्या नहीं होती। लाइसेंस लेने में तो गरीब किसान। सीधा आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में भी भ्रम फैला रही है कांग्रेस में। विधु जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, नूह से बड़ी खबर आ रही है। नूह में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत है। नूह विधानसभा से जीते आफ्ताब अहमद। तो ये पहला एक नतीजा सामने आया है नूह सीट का। आफ्ताब अहमद 46,871 वोटों से जीते हैं। विपुल गोयल 4,643 वोटों से आगे हैं फरीदाबाद में, और तिगांव से राजेश नागर 11,005 वोटों से आगे हैं। खरखौदा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई है। तो 2 सीटों पर एक तरीके से जीत की तस्वीर सामने आ चुकी है। नूह से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत चुके हैं और खरखौदा से बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। तो एक तरीके से अब रिजल्ट का समय धीरे धीरे जो है आने लगा है। खरखौदा से बीजेपी की जीत हो गई है, बीजेपी उम्मीदवार की जीत नूह से
कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो चुकी है। तो अब रुझानों के बाद धीरे धीरे रिजल्ट सामने आने लगे हैं, क्योंकि 1 बजने को है और ऐसे में नूंह से ये कांग्रेस प्रत्याशी की जीत और खरखौदा से बीजेपी प्रत्याशी की जीत अभी भी संशय में डाल रही है कि आगे जाके रिजल्ट क्या हो सकता है। लेकिन रुझान जो है वो भी हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। आफ्ताब अहमद 40,000 वोटों से यहां पर जीते हैं, 40,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते हैं, लेकिन खरखौदा से अभी बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पल पल का अपडेट, एक एक सीट में कहां क्या हो रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, ये भी अपडेट आपको दे रहे हैं। इस बीच ये 2 बड़ी जानकारियां, नूंह से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत और खरखौदा से बीजेपी उम्मीदवार की जीत, तो ये बड़ी जानकारी है। तो विदु जी, आप अपनी बात जल्दी से खत्म करें तो मैं आगे मेहमानों के पास बढ़ूं। ये 2 बड़ी जानकारियां तो आ ही गई है, खरखौदा से आपके प्रत्याशी की जीत हो गई है, नूंह से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है। देखिए, कर्मा जो होता है वो वापिस आता है। आप भ्रम फैलाकर, खटाखट झूठ बोलकर थोड़ी सी सीटें जरूर जीत सकते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, देश से बाहर जाकर भी भारत को बदनाम कर सकते हैं। गुरुद्वारा साहब के बारे में अटपटी बात कहना, सिखों के बारे में कहना कि सिखों को पगड़ी पहनने से रोक दिया गया है, कड़ा पहनने से रोक दिया गया है, इस प्रकार की बातें कह सकते हैं। लेकिन अंत तो गत्वा जो है ना, आप पर ये चीजें वापिस आकर जो है प्रहार करती हैं। और आज हम देख रहे हैं नतीजों में और रुझानों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो जगनौट है वो एक सच्चाई का जगनौट है। वो सत्य क्या है? आपने झूठ फैलाने का प्रयास किया। मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। आपने झूठ फैलाने का, लेकिन आज हरियाणा की जनता ने उठकर कह दिया कि हम जो है झूठ को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, हम पर्ची और खर्ची को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, हम भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद के खिलाफ 2014 में ही कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुके थे। और कांग्रेस शैल रिमेन अ रिजेक्टेड मटीरियल इवन नाउ। अब भी कांग्रेस जो है वो रिजेक्टेड ही रहेगी। देश की जनता, प्रदेश की जनता कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है और मैं बार बार कह रहा हूं, इसके रेपरकशंस पूरे देश में होंगे। ये जो हरियाणा आज आवाज निकाल रहा है, मैं खत्म कर रहा हूं ज्योति जी, जो हरियाणा से निकली हुई आवाज है, ये पहले भी देश को जो है, देश को आंदोलित करती रही है, देश के अंदर नई सूरज लेकर आई है। आज भी हरियाणा ने पूरे देश को एक दिशा दी है और राहुल गांधी का जो झूठ का पिटारा और जो नफरत की दुकान है, उसको बंद करने में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। चलिए, चंद घंटों का और इंतजार। उदयवीर जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, उसके बाद दीपक जी मैं आपके पास आऊंगी, तमाम सारे सवालों के जवाब आपसे भी लेने हैं। उदयवीर जी, हार की बौखलाहट बता रहे बीजेपी वाले, इसे कैसे आपको ये लग रहा है कि आपका साथ लेंगे? वो तो कह रहे हैं हम तो स्वतंत्र रूप से सरकार बना रहे हैं। प्रवक्ता की बात अच्छे से सुनी और आप एक बात सोचने वाली है, जैसे 60 साल से कांग्रेस को सत्ता का नशा हो गया था ना, वैसे यहाँ पे अभी तो तीसरी बार ही सरकार आने को है, आगाज है, आई भी नहीं है, तो सत्ता का नशा जैसे सर चढ़ के बोलता है, वो बीजेपी प्रवक्ता से आप टिप्पणी सुन सकते हैं जो औरों के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं नेशनल टेलीविजन पर। बाकी चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी अभी कहता हूं, अभी रुझाव आने शुरू हुए हैं, धीरे धीरे रिजल्ट भी आने शुरू होंगे। अभी 2 ही सीटों पे अभी लगभग 88 सीटें बाकी हैं, तो अभी हमें थोड़ा सा धैर्य बरतना चाहिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को फिर कहूंगा, चाहे वो तीनों किसानों के 3 काले कानून थे, चाहे वो सरपंच पीटने में थे, चाहे जो मर्जी था, ठीक है। अब इन बातों का यहाँ पे मेरे को लगता है कोई लाभ नहीं है। दीपक जी भी जो कि एक राजनीति के विशेषज्ञ हैं, देखिए इलेक्शन हो चुका है, वोट डल चुकी है, अब तो ये डिबेट है कि सरकार का आगाज किसका है, ठीक है। कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, जिस भी पार्टी की कमी रही है, चाहे वो हमारी है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे बीजेपी की है, चाहे अन्य कोई भी दल है, हम कहीं ना कहीं जो भी दल है अपनी अपनी अब ये विश्लेषण करेंगे अपनी कमियों को देखने में कि भाई क्या कमियां रह गई जो सीट थोड़ी कम आई। बाकी मैं फिर भी कहता हूं कि अभी बहुत लंबा रास्ता पड़ा है, शाम को 4 बजे तक क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आपने देखा था मध्य प्रदेश के जो रिजल्ट थे वो 3 बजे तक भी बीजेपी को दिखाते रहे थे, फिर बाद में उन्होंने वहां पे कांग्रेस ने सरकार बनाई। वैसे ही मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये हरियाणा प्रदेश है, यहाँ पे जो वोटर जो रुझाव है उसका रुख बदलते देर नहीं लगती। आप वोट परसेंटेज भी चेक करेंगे तो बीजेपी को मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जो और पार्टियां हैं उनसे कम वोट परसेंटेज मिली है, पर किसी न किसी कारण हुआ कि किसी न किसी सीट पे क्या कारण हुए कि जातिगत समीकरण बैठे, वो जो मर्जी था कि कैंडिडेट जीत रहे हैं,
तो जैसे कि रुझानों में दिखा रहा है कि कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, पर मैं मानता हूं अभी कुछ राउंड अच्छा, वोट परसेंटेज कम भी हो, सरकार बने तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार तो बन ही रही है ना, अगर ऐसा आप कहेंगे। आप समझे मेरी बात को कि अभी क्या है, जो काफी कैंडिडेट हैं वो कोई 5,000 से आगे, कोई 2,000 से, कोई 3,000 से, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर ज्यादा फर्क नहीं होता तो वो फर्क कवर किया जा सकता है, एक ही राउंड में वो फर्क कवर किया जा सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैं जानता हूं दरौंदा सीट पे भी थोड़ा ही कमी मार्जिन का फर्क है, वैसे ही काफी सारी सीटें हैं, इंद्री सीट पे भी कमी मार्जिन का फर्क है, वैसे ही नरवाना पे भी कमी मार्जिन का फर्क है। तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, तो ये सब चीजें हैं, ये ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई कब क्या ये सीट कब बीजेपी की है, कब ये कांग्रेस की हो जाए, कब ये एनएलओ की हो जाए, वो पता नहीं चलता। नहीं, वो पता चलेगा धीरे धीरे। अभी जो पता चल रहा है, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से यही स्टेटमेंट फिर भी बैठता है उदयवीर जी जो आप दे रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ कहेंगे तो फिर बाद में कहीं इधर उधर हो जाए, वो ठीक नहीं लगता। चलिए ठीक है, मैं दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी। मुझे लगता है सवाल करने की जरूरत नहीं है, आपने अपने पॉइंट नोट किए होंगे किसान आंदोलन को लेकर के, या 3 किसान कानूनों को लेकर के जो बात इन्होंने कही थी उसको लेकर आप जवाब दें। देखिए, जिस प्रकार से मैंने बजरंग जी को कहा था कि आप प्लीज मेरे को फैक्टफुली बताना, तो जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को भड़काया था किसान आंदोलन के दौरान कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वही पॉइंट इनके अभी थे। आप आड़ती हैं, मैं भी आड़तियों को जानता हूं, मैं भी आड़ती के परिवार से आता हूं, तो आप एक पॉइंट वाइज मेरे को बताइए ना सर कि कौन से पॉइंट में क्या लिखा था, कौन से पॉइंट में क्या लिखा था, और कि जिस प्रकार से भड़काया, हर व्यक्ति समझदार है। क्या ये संभव है कि मैं कोई किराए की चीज ले लेता हूं जमीन, उस जमीन के ऊपर मैं लोन ले लूंगा? नहीं संभव है, और ना ही ऐसा कभी हो सकता है। तो इस प्रकार से लोगों को जिस प्रकार से बरगलाया, तो आज जनता अपनी वोट की चोट से बता रही है, वोट दे के बता रही है, वोट की गिनती से बतवा रही है कि हम लोगों को समझ में आता है। और जिस प्रकार से बीजेपी ने बहुत शानदार तरीके से मैनेज किया चीजों को, निचले स्तर पे जाके ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने लोगों को समझाया कि नहीं नहीं जी सच्चाई ये है, सच्चाई ये है। आप लोग बातों से कहते रहे, वो पॉइंट पढ़ा के समझा के डिक्शनरी खोल के बताते रहे जी, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी। लेकिन फिर भी भाजपा सरकार उन कानूनों को लागू नहीं करवा पाई, वो हटाने पड़े, किसी प्रकार से जोर तंत्र का फायदा मिला। कांग्रेस ने उसी जोर तंत्र के नतीजे को अपनी जीत समझ लिया और उसी प्रकार से चलते रहे। एक मिनट सुनिए बजरंग, और जिस प्रकार से बजरंग जी लोग जवाब भी एक बार सुन लीजिए, आखिरी जवाब अभी से लूंगी। और अब आप ये देख लीजिए कि पूरे देश में अगर किसी एक व्यक्ति ने किसानों के हक में अपना इस्तीफा दिया था तो वो थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। आज वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से किसान आंदोलन का 2014 के बाद आप लोगों ने जाट आरक्षण के नाम पे लोगों को भड़काया, उसके बाद भी लोग बीजेपी सरकार बना के चली गई, और आज फिर वो उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पे हुआ, आज फिर बीजेपी सरकार बना के चली गई अपनी। तो बड़ी तो नहीं है, खैर वो उदयवीर जी वाली बात ठीक है कि अभी तो रुझान आने बाकी है, और ठीक है सभी पार्टियों को अपने मंथन करने की जरूरत है। विदु रावल जी से मैं पूछना चाहूंगा कि लड्डू बांटोगे या जलेबी बांटोगे? ये तो आपने बड़ी ऐसी बात कह दी जिस पर सुबह से ही हर एक डिबेट में यही बात जरूर आ रही है कि भाई लड्डू बांटोगे जलेबी बांटोगे। दीपक जी जल्दी अपनी बात का पूरी करें ताकि मैं इसका जवाब ले सकूं। हाँ, जलेबी बांटोगे तो हलवाई वाली बांटोगे या फैक्ट्री वाली बांटोगे, ये भी बता देना भाई साहब। चलिए ठीक, मैं लूंगी जवाब, लेकिन उससे पहले बजरंग जी आप दीजिए। जो आरोप आप पर लगे हैं, चाहे सलाह आपको दी गई हो, चाहे बीजेपी की तरफ से कहा गया हो, उन पर एक जवाब दीजिए, उसके बाद विदु रावल जी फाइनल कमेंट। मेरे साथी दीपक जी भी, विदु रावल जी नु कहते भी हम किसान के पेशी है, तीन कृषि कानून सरकार किसान के हक में, तो तीन कृषि कानून किसानों के हक में थे तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे थे? 13.5 महीने सड़कों में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, बारिश में क्यों बैठे थे? 750 किसान क्यों शहीद हुए? क्यों उन पर लाठियां चार्ज की गई? क्यों आंसू गैस के घोड़े दाबे गए? क्यों रबड़ की गोलियां लगाई गई उनके पास? क्यों उनके नए नए ट्रैक्टरों के टायर फोड़े गए? क्यों उनकी खाइयां खोद दी गई? अगर अच्छे कानून होते, मेरे दीपक भाई, हम किसानों को समझाने में कामयाब रहे। आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज भी किसान सड़कों पे 3-3 साल का हुआ मुआवजा दीपक भाई को पता है, ये भी 3 फसलों का मुआवजा आज भी बाकी है। यहां तक कि आपको नई रिपोर्ट और दे दूं, 4 सीजन कहते हैं राइस मिल का, 4 साल का पैसा
लगभग 500 करोड़ में सरकार की तरफ राइस मिल का बाकी है। राइस मिल आज आपके सामने है, 22 दिन से क्यों हड़ताल के ऊपर है। अब खैर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ इन बातों का मतलब है, क्योंकि रुझान जो है धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। बजरंग जी, मतलब है, मतलब समझे तो मतलब है नहीं, लोग कितना समझ रहे हैं वो मायने रखते हैं ना, पार्टियां कितना समझ रही है वो बहुत मुझे नहीं लगता मायने रखती है। जितना लोग समझ रहे हैं, लोग किसको सुन रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। ये सुन रहे हैं, आज धान सड़कों पर है ना, आज मंडियां भर की धान से सड़कों पर पड़ी है। दीपक भाई को ज्यादा पड़ा है कि किसानों को है, किसान है, मैं समझता हूँ। इनसे पूछिए कौन सी ऐसी मंडी है, आप कुरुक्षेत्र चले जाओ, पानीपत चले जाओ, सोनीपत चले जाओ, कैपिटल चले जाओ, अम्मा मंडियां भरने के बाद सड़कों पर धान पड़ा है, किसान रुल रहा है, किसान का माल बिक नहीं रहा। क्यों नहीं बिक रहा? जब आपने एमएसपी खोल रखी है, एमएसपी में माल खरीदिए और अपने गोदामों में लगाइए। मेरे साथ भी कहा कि प्राइवेट गोदाम नहीं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को एक सेल्लो होता है, सेल्लो सैकड़ों एकड़ बनता है, उसमें क्या करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, किसान की फसल मंडी के बजाय सीधा सेल्लो में बड़ी बड़ी कंपनियां परचेज कर सकती है। वो एमएसपी खरीदेगी, क्या एमएसपी से कम खरीदेगी, गेहूं कम खरीदेगी, दाल कम खरीदेगी, हर चीज कम रेटों में खरीदेगी। तभी आपने सुना। थोड़ी देर बाद और डिबेट करेंगे, तब तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। फिर उस स्पष्ट तस्वीर पे फिर आपकी मैं टिप्पणी लूंगी। विधु रावल जी, फाइनल कमेंट इस डिबेट का आप दीजिए। बजरंग, फाइनल कमेंट यही है कि कांग्रेस वाले लोग अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। अब भी वो जो है बिचौलियों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जबकि भाजपा जो है किसान समृद्धि में प्राचीर लिखना चाहती है। इनका षड्यंत्र कामयाब हो गया था, लेकिन आज वोट की चोट से जो है कहीं ना कहीं जो इस प्रकार से इन्होंने षड्यंत्र किए, उन षड्यंत्रों का पटाक्षेप जनता ने किया। जब जनता बोलती है तो सबको चुपचाप सुनना चाहिए। आज जनता की आवाज को सुनना चाहिए। मुझे नहीं पता उदय भान जी किस बात से नाराज है। उदय भान जी को कांग्रेस उदयवीर जी किस बात से नाराज है मुझे नहीं पता। कांग्रेस जो कि उनके बारे में अपमानजनक शब्द बोल रही थी, मैंने नहीं उनके मुंह से कुछ सुना अब तक भी कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन वो भाजपा के प्रवक्ता के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है उसका, कोई बीच बीच में सेटिंग है। अभय सिंह चौटाला जी को पता करना चाहिए कि ऐसा कुछ मामला है तो जरूर पता करें, क्योंकि कांग्रेस ही इंडियन नेशनल लोकदल की स्वाभाविक शत्रु है, बड़ी शत्रु है, जिसने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तक कांग्रेस के इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ विष बोला है। आज अगर उनके सुप्रीमो कहीं जो है चुनाव में फाइट में है तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के सामने है, वहां पर भी हो सकता है कि कुछ जयचंदों ने कांग्रेस का साथ दिया होगा। वो जयचंद कहीं आपके स्टूडियो में तो नहीं है, ये पता भी जो है करना चाहिए। रही बात विश्वास की, तो यह विश्वास जनता द्वारा दिया हुआ। हम लोग जो है अधिक बात नहीं कहते हैं कभी भी। चलिए ठीक है विधु जी, एक बार फिर से टोक रही हूं आपको, क्योंकि एक और बड़ी खबर सामने आ गई है रोहतक से। इस सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल है। पूर्व सांसद, आपको बता दें, पूर्व सांसद संजय भाटिया ने करवाया कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा। तो मुंह मीठे होने शुरू हो गए बीजेपी की तरफ से अभी से। संजय भाटिया ने जताया कार्यकर्ताओं का आभार, हरियाणा की जनता ने जताया बीजेपी की नीतियों पर भरोसा, उनका कहना है। नतीजे से लगी नरेंद्र मोदी पर विश्वास की मोहर, ये कह रहे हैं। हरियाणा के नतीजों से मनोहर लाल की नीतियों पर मोहर लगी है। तो ये बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल एक तरीके से आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सांसद संजय भाटिया ने कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि समय जो है 1 बजने को है। आप धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगी है, तो बीजेपी वाले जश्न मनाना शुरू हो गए हैं। रोहतक में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये जश्न का माहौल है। संजय भाटिया जो है लोगों का मुंह मीठा यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें, मुंह मीठा कर रहे हैं संजय भाटिया, मिठाई खिलाते हुए लोगों को दिख रहे हैं। कार्यकर्ता एकत्रित हैं। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चंद घंटों का इंतजार, फिर पता चलेगा कि हरियाणा के सत्ता में इस बार कौन काबिज होने वाला है। इसके लिए मात्र चंद घंटों का इंतजार, 1 बजने को है और अब समय 2 से 3 घंटों में पूरी तस्वीर हो जाएगी साफ। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, ये हरियाणा बीजेपी मुख्यालय के कार्यालय की थी, जहां पर संजय भाटिया अपने कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कर रहे थे। तो यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन दिन भर महाकवरेज जारी है मतगणना की। कहां क्या होगा हर एक पल से आपको रूबरू कराएंगे।